आप जब मारुति में थे तो पहले ये सुजुकी मारुति कहलाता था। जी सर। मारुति सुजुकी व्हाटएवर। क्या हुआ कि सुजुकी विथड्रू इट्स ब्रांड नेम फ्रॉम दैट? मान लीजिए आप एसडीएम हैं ऐसी जगह के जहाँ पे इट्स लेस क्राउडेड, लेस पॉपुलेटेड, ओके, एंड योर कोलीग्स, योर स्टाफ आर फीलिंग एलिनेटेड, दे आर होमसिक. हाउ विल यू टैकल दिस सिचुएशन? ट्रेडिशनल बिजनेस होता है और एक स्टार्टअप होता है, क्या अंतर होता है? उसको स्टार्टअप क्यों कहते हैं और वो बिजनेस क्यों कहते हैं? उसको कुछ है इसके बारे में आपको? मैकेनिकल कार्स एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, ओके, नंबर ऑफ पार्ट्स अप्रोक्सीमेटली कितने होते होंगे? अ वेरी रफ एस्टिमेट. मे कम इन सर? प्लीज कम इन. नमस्ते मैम. नमस्ते. नमस्ते. आइए बैठिए. थैंक यू सर. एक संक्षिप्त परिचय दीजिए बिना अपना नाम बताए. सर मैंने अपनी जो स्कूलिंग है वो अपने गृह जिले से प्राप्त की है. उसके बाद मैंने बीटेक एनआईटी मिजोरम से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में किया है. उसके बाद मैंने एमटेक आईआईटी जोधपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है. सर उसके बाद मुझे मारुति सुजुकी में आर&डी डिपार्टमेंट में 4 साल तक काम करने का मौका मिला था. और उसके बाद सर मैं अभी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ. ओके, तो आप बीटेक हैं, एमटेक है और विंटेज भी है उसमें 14 और 18 की. जी सर. अभी आप मारुति में भी हैं. ओके, 4 साल थे आप. क्यों इधर शिफ्ट होना चाहते हैं आप? मारुति इज अ वेरी गुड कंपनी. सर जब एमटेक के दौरान मुझे प्लेसमेंट का मौका मिला तो जितनी भी एकेडमिक स्किल्स मैंने सीखी थी तो मैंने सोचा उन स्किल्स को अप्लाई करने का और एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का एक ये अच्छा मौका है. तो मैंने मारुति को ज्वाइन किया. क्योंकि सर ज्वाइन करने के दौरान काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हुई जिसमें से कोविड था जहां मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को काफ़ी पास से देखा. और इसी दौरान सर मैं एमटेक के एक घटना हुई थी जिसमें उत्कर्ष भारत अभियान चल रहा था, जिसमें आसपास के जो गांव थे वहां पे जाके उनकी जो समस्याएं हैं उनको आइडेंटिफाई करना और कॉलेज के लेवल पे उनको सॉल्यूशन निकालना. तो इससे मैं सर काफ़ी प्रभावित हुआ था. तो इस वजह से मैंने सर सिविल सर्विसेज की तैयारी करने का डिसीजन लिया था. फाइन. पर आप अभी भी मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी से संबंध रखते होंगे. जी सर. है ना? चलिए अपन बात करते हैं टेस्ला. ओके, लेट्स डिफाइन टेस्ला. 2 एस्पेक्ट से देखिए. टेस्ला द इंजीनियर, जानते हैं ना निकोलस टेस्ला. जी सर. एंड टेस्ला द ब्रांड. उन दोनों के बारे में बताएं आप. सर अगर पहले मैं टेस्ला ब्रांड के बारे में बताना चाहूँ तो टेस्ला ईवी के मामले में वर्ल्ड वाइड जानी जाती है और इसकी जो ओरिजिन हुई है यूएस से हुआ है. और सर ये अपनी काफ़ी एग्रेसिव टेक्नोलॉजी और काफ़ी स्पोर्टी मॉडल्स के लिए जाने जाते हैं. और हाल ही में BYD ने इन्हें पछाड़ के पहले नंबर पे आ गया. तो ईवी के मामले में अभी जो टेस्ला है वो 2nd नंबर पे आ गई है. और सेकंड सर निकोलस टेस्ला के बारे में सर मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ. ओके. आप जब मारुति में थे तो पहले ये सुजुकी मारुति कहलाता था. जी सर. मारुति सुजुकी व्हाटएवर. क्या हुआ कि सुजुकी विथड्रू इट्स ब्रांड नेम फ्रॉम दैट? सर जो मारुति सुजुकी की अगर जर्नी की बात करें तो 1981 में ये सुजुकी मारुति उद्योग लिमिटेड के नाम से बना था. उसके बाद सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई वेंचर चाहिए था जो स्मॉल गाड़ियों के सेगमेंट में मारुति को आगे ले जाए. तो इसमें सर जापान की कंपनी जो सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन थी SMC, उसने पैचअप किया और ये मारुति सुजुकी के नाम से चलने लगा. क्योंकि अभी मारुति सुजुकी के अंदर जो ओवरऑल शेयर होल्डर्स हैं वो सुजुकी के ज़्यादा हैं, बट लोगों का यहाँ पे मारुति नाम से काफ़ी जुड़ाव है. तो मैम अभी इसलिए इसको मारुति के नाम से जाना जाता है. और ओवरऑल मारुति जो लोगो आता है गाड़ी के ऊपर वो सुजुकी के नाम से ही आता है सर. ओके. मैकेनिकल कार्स एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, ओके, नंबर ऑफ पार्ट्स अप्रोक्सीमेटली कितने होते होंगे? अ वेरी रफ एस्टिमेट. सर मैकेनिकल पार्ट्स की अगर बात की जाए तो जो आइस व्हीकल है उसके अंदर लगभग 20,000 पार्ट्स होते हैं. और अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात की जाए तो उसके अंदर काफ़ी कम पार्ट्स होते हैं जिनको हम फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं, जैसे कि बैटरी और जैसे कि मोटर और उसके बाद पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के जो कन्वर्टर्स हो गए और बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम्स हो गया और जो हाई वोल्टेज से रिलेटेड जितने भी केबल्स हो गई वो हो गए सर. फाइन. फेलियर रेट किसकी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की या
मैकेनिकल की? सर चूंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स अभी इन प्रोसेस हैं टेक्नोलॉजी के मामले में, तो ओवरऑल तो कहना अभी उचित नहीं होगा कि किसकी ज्यादा है। बट सर आइस व्हीकल एक सैचुरेशन लेवल पे आ चुके हैं, जहां काफी अच्छी अच्छी टेक्निक्स आ चुकी हैं, तो उनके अंदर भी काफी कम फेलियर है। तो फेलियर से डिपेंड करता है कि क्या टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो और किस स्टेज पे फेलियर हो रहा है। जैसे सर अगर आइस व्हीकल्स की बात की जाए तो वहां पे काफी सारे मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं जो टाइम के साथ टियर एंड वियर हो जाते हैं। जैसे सर बेल्ट होती है, तो So बेल्ट the more the number of parts, the more the चांसेस ऑफ chances of failure. जी Fine, सर। good. चलिए राजस्थान लौट के आते हैं यहाँ पर। राजस्थान में अभी रिसेंटली लास्ट ईयर, नॉट दिस वन, लास्ट ईयर एक हुआ था इवेंट राइजिंग राजस्थान, क्या था वो? सर राइजिंग राजस्थान एक समिट था जो दिसंबर के महीने में पिछले साल हुआ था, और जो मेन मोटो था मैम उसका ये था कि इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है राजस्थान में, जिससे राजस्थान का जो गोल है कि $350 बिलियन इकोनॉमी बनाना है और एक विकसित राजस्थान बनाना है। इसके अंदर सर 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए थे, और इसमें सबसे ज्यादा जो एमओयू हुए थे मैम उसमें एनर्जी सेक्टर में हुए थे, जिसकी कीमत लगभग 28,000 करोड़ थी। और हाल के दिनों में ये देखा गया है कि उसमें से लगभग 8 लाख करोड़ के जो एमओयू हैं वो धरातल पे आ चुके हैं। उसका एक जनरली ऐसे इवेंट जो होते हैं, लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, उसमें कहा जाता है, एक स्लोगन रेज करा जाता है, फ्रॉम रेड कार्पेट, फ्रॉम रेड टेप टू रेड कार्पेट। व्हाट डज दैट मीन? सॉरी सर, इसके मामले में मुझे जानकारी नहीं। कोशिश कीजिए। रेड टेप किसको बोलते हैं? सर रेड टेप लाल फीता शाही बोलते हैं कि अननेसेसरी फाइल को होल्ड पे रखना और काम को डिले करना, जिससे ओवरऑल जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। उसको रेड कार्पेट किसको बोलते हैं? सर जनरली रेड कार्पेट वेलकम एक शब्द यूज किया जाता है, जिसमें कोई भी डिप्लोमेट है, कोई भी डिग्नेटरी है, उसका हम काफी गर्मजोशी से वेलकम करते हैं। अब रेड टेप और रेड कार्पेट को आप कंपेयर करें, सो द स्लोगन डज इट कैरी एनी सेंस? सर इससे मैं ये समझ पा रहा हूँ कि जब भी इन्वेस्टमेंट आता है तो उन लोगों को लगे कि राजस्थान एक डेवलपिंग स्टेट है और वहां पे कोई भी इनएफिशिएंसी और यहाँ पे कोई अननेसेसरी राइट नाउ, दैट्स व्हाट आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन ऑफिसर कि दिस इज हाउ इट शुड बी। फाइन, थैंक यू वेरी मच। मैम प्लीज। आप मिजोरम में आप रह चुके हैं, धौलपुर से आप हैं, मुझे बताइए कि मिजोरम में ऐसे लोगों की क्या क्वालिटीज आपको लगी जो कि डिफरेंट थी फ्रॉम पीपल ऑफ राजस्थान, एंड द थिंग्स दैट वी शुड इम्बाइब फ्रॉम देम? मैम अगर कल्चरली बात की जाए मिजोरम के लोगों की, तो मिजोरम एक हेट्रोजीनियस कम्युनिटी मानी जाती है, जहाँ पे मेल और फीमेल का जो पार्टिसिपेशन है ऑलमोस्ट इक्वल देखने को मिल जाएगा। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमें वहाँ की शॉप्स पे देखने को मिल जाता है कि वहाँ पे जनरली मेल्स से ज्यादा फीमेल्स आपको शॉप पे बैठे हुए मिल जाएंगे। और सेकेंडली मैम एजुकेशन के मामले में अगर बात की जाए तो इंडिया में सबसे ज्यादा जो लिटरेसी रेट है वो मिजोरम की है, और चूंकि मिजोरम में जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो 50-50 है, मींस 50% अर्बन है और 50% रूरल है, फिर भी मैम वहाँ का जो एजुकेशन लेवल दिखाता है कि अर्बन एरिया से पीछे नहीं है रूरल एरिया। तो मैम इन दो चीज़ों से ये समझ सकते हैं कि हम एक तो जो हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो में जो फीमेल का जो कंट्रीब्यूशन है काफ़ी कम है, तो वो बढ़ाया जा सकता है। गुड। और सेकेंडली मैम एजुकेशन में जो हमारी 52.1% जो एजुकेशन है महिलाओं की, उसको भी कहीं ना कहीं इम्प्रूव किया जा सकता है, ये चीजें सीख सकते हैं। ओके, क्या कोई हिस्टोरिकल फैक्टर्स थे दैट वी सी मोर ऑफ वुमेन इन शॉप्स इन मिजोरम देन मेन? मैम हिस्टोरिकल फैक्टर्स में वहाँ की जो ट्राइबल कम्युनिटी है, तो ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर मैम ये देखा गया है कि वहाँ का जो सेक्स रेशियो है वो ज्यादा होता है, तो चूंकि फीमेल्स जो है आउट नंबर कर देती हैं मेल्स को, तो इस वजह से भी उनका पार्टिसिपेशन बढ़ गया है। ओके, मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ। मान लीजिए आप एसडीएम हैं ऐसी जगह के जहाँ पे इट्स लेस क्राउडेड, लेस पॉपुलेटेड, ओके, एंड योर कोलीग्स, योर स्टाफ आर फीलिंग एलिनेटेड, दे आर होमसिक। हाउ विल यू टैकल दिस सिचुएशन? मैम अगर ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे ये सारी सुविधाएं नहीं है, तो मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि आसपास अगर वहाँ का जो कल्चर है
कल्चर के अंदर कोई ऐसा फेस्टिवल्स होते हैं वो जो लोग खुद ही आइसोलेशन में मनाते हैं, तो उसको मोर एंगेजिंग बनाने की कोशिश करूंगा, वहाँ पे टूरिज्म में बढ़ाने की कोशिश करूंगा, जिससे लॉन्ग टर्म में वहाँ पे ये सारी एक्टिविटीज हों जिससे दोनों साइड को फायदा हो और एंगेजमेंट बढ़े। चलिए ओके, मुझे बताइए हाइब्रिड और ईवी, व्हाट विल यू चूज? हाइब्रिड कार और ईवी कार? मैम प्रेजेंट सिनेरियो में मैं खुद के लिए हाइब्रिड व्हीकल चूज करूंगा, और इसके पीछे पहला रीजन है कि जो हाइब्रिड व्हीकल की कॉस्ट है सर वो ईवी से कम है, तो एक इजी फाइनेंशियल रहेगा। दूसरा मैम जो हाइब्रिड के साथ एक जो दिक्कत नहीं आएगी कि कहीं अगर चार्जर नहीं मिल रहा है तो वो पेट्रोल पर भी रन कर सकते हैं। पर आज की डेट में मोस्टली देखते हैं तो कार जो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ज्यादा बन रहे हैं देन हाइब्रिड, ऐसा क्यों? मैम जैसे जैसे लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ी है और जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग हुआ है और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो लोग ईवी की तरफ जाना इसलिए पसंद कर रहे हैं कि एक सिटी के अंदर अगर टेक्निकल फैक्टर है दैट पीपल आर नॉट प्रेफरिंग हाइब्रिड एंड पीपल आर प्रेफरिंग ईवी, इसका एक टेक्निकल फैक्टर है, इफ यू नो। चलो कोई बात नहीं, टेल मी कि इनोवेशन, डिस्कवरी और इन्वेंशन में क्या फर्क है? मैम अगर इन्वेंशन की बात की जाए तो इन्वेंशन ऑल ऑफ सडन, जैसे ऐसे समझ सकते हैं कि एकदम नया कोई आविष्कार किया है जिसके बारे में पहले कभी कोई जानकारी नहीं थी। ठीक है। और अगर इनोवेशन की बात की जाए तो तरीके हैं, जैसे कोई प्रॉब्लम है हमारे पास और उसके काफी सारे सॉल्यूशंस आ चुके हैं, बट एक आउट ऑफ बॉक्स कोई नया सॉल्यूशन निकालने के लिए एक नया तरीका किसी ने खोज निकाला, उसे इनोवेशन। ठीक है। और डिस्कवरी? और डिस्कवरी मैम इन्वेंशन से मिलता जुलता मैं समझ पा रहा हूँ कि अगर जैसे अगर मैं बॉटनिस्ट और ज्योग्राफी में बात करूं तो अगर कहीं पे ट्रैकिंग हो रही है, हाइकिंग हो रही है और कहीं कोई गया, ज्योग्राफिकली यू आर सेइंग कि डिस्कवरी इज समथिंग रिलेटेड टू ज्योग्राफी, राइट? यस मैम। ओके, वेरी गुड। कैन यू टेल मी जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑफ यूएस लीविंग मल्टीलेटरल फोरम्स? मैम अभी जो यूएस ने 66 मल्टीलेटरल फॉर्म्स को छोड़ा, तो इसमें छोड़ दिया या छोड़ने की बात की है? छोड़ दिया है मैम। ओके। और मैम इसमें जो सबसे पहला इम्पैक्ट है कि यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो गया, तो उस वैक्यूम में चाइना फिट करने की कोशिश करेगा। सेकेंडली मैम जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस थी वो लीडरलेस हो गई, तो वहाँ कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी रहेगी कि लीडर नहीं है तो क्या फॉरवर्ड करना है। ऐसे में इंडिया को क्या स्टेप्स लेने चाहिए? मैम इंडिया को ये स्टेप लेना चाहिए कि बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं उनके साथ एंगेजमेंट बनाए रखना चाहिए, जिससे वो खुद को, जो हमारी एस्पायरेशन है कि हमें मल्टीपोलर एशिया बनाना है, एक ग्लोबल ऑर्डर बनाना है। ये बेटा अपन सिविल सर्विस की जो तैयारी करते हैं ना, RSO चाहे इसमें ये सोशल साइंस के सब्जेक्ट इतने क्यों रखे जाते हैं? आपने देखा होगा, आपने भी RS का किया होगा, तो सबसे ज्यादा सब्जेक्ट यही पढ़ने पड़े। हिस्ट्री पढ़ा, पॉलिटी पढ़ा, आपने ज्योग्राफी पढ़ा, इवन सोशियोलॉजी पढ़ा, मैनेजमेंट पढ़ा, कितना पढ़ना पड़ा? कारण क्या है सर? सिविल सर्विस में जो अल्टीमेट एम होता है कि पब्लिक का वेलफेयर करना है, देश के लिए कुछ काम करना है, तो उसके लिए जो वैल्यूज होती हैं वो सोशल साइंस से ही हम सीख सकते हैं। जैसे कि अगर एथिक्स की बात की जाए तो हमारे अंदर क्या क्या वैल्यूज होनी चाहिए, एक सिविल सर्वेंट के अंदर क्या क्या वैल्यूज होनी चाहिए। मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ, एथिक्स की बात आई। एथिक्स अपने आप बिल्ट होती है या पढ़ने से आती है या आसपास देखने से? सर एथिक्स के काफी सारे तरीके हैं सीखने के, अपने आप भी आती है कि अगर हम किसी को देख रहे हैं, किसी रोल मॉडल को देख रहे हैं और किताबें पढ़ रहे हैं, वहां से भी आती है सर। तो मल्टीपल उसके सोर्स हो सकते हैं एथिक्स के साथ। जिसका मतलब ईमानदारी और बेईमानी दोनों सोसाइटी से आती है या इनबिल्ट है? ईमानदारी और बेईमानी सर इसका मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ सोसाइटी का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है ईमानदारी और बेईमानी में। अगर कोई पर्सन जो देख रहा है और उसको कैसे इनकलकेट करता है, तो अगर कोई इंसान देखता है कि पैसे कमाने का सबसे अच्छा जरिया जो है करप्शन है और वो उसको इनकलकेट करता है, तो मैं समझ पा रहा हूँ कि सर वो सोसाइटी से ही सीख रहा है। अगर सोसाइटी में वो ऐसे लोगों को देख रहा है जहाँ पे कोई भी करप्शन से मतलब करप्शन से दूर रहने की कोशिश करता है, इन सब चीजों में लिप्त नहीं होता है,
तो वहां से वो सर ईमानदारी का गुण सीख सकते हैं। चलिए, अपने विश्व में ऐसे कौन सा देश है जो मतलब बहुत कम करप्ट है या कम भ्रष्ट है? मतलब सर इसमें जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, नॉर्वे है, फिनलैंड है, स्वीडन है, और सर जो न्यूजीलैंड है मैम, और ये सारी कंट्रीज को माना जाता है कि ये काफी कम करप्ट है। ये जो आपने नाम बोला है स्कैंडिनेवियन, क्यों कहा जाता है इनको? और ऐसे कैसे और कौन कौन से ग्रुप ऑफ कंट्रीज जिनको अलग अलग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से नाम लिया जाता है? जैसे सर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के अलावा जैसे ओस्मेनियास कंट्रीज बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को बोलते हैं। ओके। और सर जैसे लैटिन अमेरिका की कंट्रीज हैं जो साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका के अंदर है, उनको बोलते हैं सर। कैरेबियन भी तो कहते हैं। जी सर, कैरेबियन कंट्रीज भी है। वो कौन सी है? सर वो कैरेबियन सी के पास में जो कंट्रीज बसी हुई हैं, जैसे कि क्यूबा हो गया, हैती हो गया, और ये सारी कंट्रीज है सर। तो कैरेबियन सी उधर है? जी सर। पक्का? जी सर। और गल्फ कंट्रीज भी कहते हैं? गल्फ कंट्रीज भी हैं सर, जिनमें हम मिडिल ईस्ट की काफी सारी कंट्रीज को जानते हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया हो गया सर, यूएई हो गया, कतर हो गया, सारी कंट्रीज सर। ये गल्फ कंट्रीज कहलाती हैं? जी सर। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, आज आपको पता है जयपुर में बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है। जी सर। क्या है? आर्मी डे है? क्या है? आर्मी डे परेड है सर आज। ये जयपुर में किस इस बार आपको पता होना चाहिए अपने आर्मी कैंट एरिया से बाहर आया है? जी सर। कारण क्या है इसके? सर पहली बार बाहर लाने का कारण ये है कि जो आर्मी डे परेड से लोगों को जो मोटिवेशन मिलना है और लोगों के पास भी जागरूकता होगी, इस वजह से सर उसको पहली बार कैंट एरिया से बाहर रखा गया है। यही कारण है या कोई और भी कारण है? चलिए कोई बात नहीं। आपने पंच गौरव नाम सुना होगा, राजस्थान में चलती है, हर जिले का अपने पंच गौरव है। जी सर। ये क्यों रखे गए पंच गौरव? सर पंच गौरव हर जिले का जो पोटेंशियल है उसको बढ़ाने के लिए मैम रखे गए हैं, जिसमें से जैसे कि एक उत्पाद हो गया, एक उपज हो गई, एक खेल हो गया, और दो चीजें और हैं सर याद नहीं कर पा रहा हूँ मैं, जिससे किसी भी जिले का जो पोटेंशियल है वो बढ़ेगा, और ओवरऑल जब सभी जिलों का पोटेंशियल बढ़ेगा तो अल्टीमेटली स्टेट का पोटेंशियल बढ़ेगा और इंडिया का भी पोटेंशियल बढ़ेगा। वो भी बढ़ेगा। शाबाश। स्टार्टअप क्या होता है बेटा? स्टार्टअप किसको कहते हैं अपन? अभी आप लोग बोल भी रहे थे, सर से बात हो रही थी, इनोवेशन वगैरह कुछ चीजें बोल रहे थे। क्या होता है स्टार्टअप? क्या होता है सर? स्टार्टअप जब भी कोई यूनिक आइडिया जनरेट होता है किसी के दिमाग में, तो उसको धरातल पे उतारने के लिए अगर कोई इंडस्ट्री या कोई फर्म चालू किया है तो उसे स्टार्टअप कहते हैं सर। जैसे कि काफी सारे स्टार्टअप्स अभी चालू हुए हैं जो कि फूड सेक्टर में स्टार्ट हुए थे, जो जोमेटो। अच्छा, जो एक ट्रेडिशनल बिजनेस होता है और एक स्टार्टअप होता है, क्या अंतर होता है? उसको स्टार्टअप क्यों कहते हैं और वो बिजनेस क्यों कहते हैं? उसको कुछ है इसके बारे में आपको दिमाग में? सर ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर चीजें कुछ नई चीजें नहीं होती हैं, जैसे कि अगर कोई स्टील का बिजनेस कर रहा है तो वो बस उसमें कुछ कोई नया इनोवेशन नहीं है, जबकि स्टार्टअप के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है कि जैसे इस कमरे के अंदर लाइट कम आती है और लाइट कैसे भी करें बढ़ती नहीं है, और मैं अगर कोई ऐसा इक्विपमेंट बना दूं जिससे लाइट अच्छी पड़े और जो इसका इल्यूमिनेशन है और ल्यूमेन कैपेसिटी है वो अच्छी हो, तो इसके ऊपर अगर मैं कोई फर्म तैयार करूं, कुछ इक्विपमेंट अपनी तरफ से बनाऊं, तो मैं इससे स्टार्टअप का नाम दे सकता हूं। मिलाकर के सोसाइटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। जी सर। और उसके साथ बिजनेस भी देना। जी सर। ठीक सर। सर से जब आप डिस्कस कर रहे थे, यू मेंशन अ ग्रुप ऑफ कंट्री नोन एज लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका मींस, ये वर्ड लैटिन कहां से आया? सर ये लैटिन वर्ड जो है यूरोपियन ओरिजिन का वर्ड है। जनरली सर लैटिन अमेरिका के अंदर देखा गया कि जो कॉलोनीज थी वो फ्रेंच कॉलोनी थी, स्पेनिश कॉलोनी थी और पुर्तगीज कॉलोनी थी। तो ये तीनों जो कंट्रीज थी, फ्रेंच कौन कौन सी तीन को बताइए आपने? फ्रेंच, स्पेनिश और पुर्तगीज। तो इन तीनों कंट्रीज के नाम पे ये लैटिन वर्ड रखा गया। फ्रेंच बेसिकली लैटिन नहीं, बट द अदर टू कंट्रीज आर लैटिन कंट्रीज। सॉरी सर। ओके, इसलिए नाम उनका आया। तो जब लैटिन कंट्रीज का आपने सुना है तो एक मुनरो डॉक्ट्रिन भी सुना होगा। व्हाट्स दैट? सर मुनरो डॉक्ट्रिन जो है वो 1823 में यूएस के जो प्रेसिडेंट थे जेम्स मुनरो, उन्होंने दिया था। और उसका जो कंसेप्ट था कि ये था कि जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है वो यूएसए का बैकयार्ड है और इसमें कोई भी एक्टिविटीज जैसे यूरोपियन कंट्रीज आके कॉलोनाइज करें वो नहीं एक्सेप्ट होगा। सेकेंडली जो चाइना और रशिया का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता जा रहा है,
तो उसको काउंटर करने के लिए इसको हाल ही में यूज किया गया था और इसे डॉनरॉय मॉक्ट्रिन करके डॉक्ट्रिन करके उसे बोला गया था। फाइन, थैंक यू। आपका इंटरव्यू पूरा हुआ, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू सर।